हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस में, जिसमें हम आज सीटेट के कुछ उर्दू पेडागोजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सीबीटी मोड में, उसको आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो का पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और हर एक क्वेश्चंस का हम हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर एक वर्ड को समझाते हुए जाएंगे। तो वीडियो को आप देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक शेर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन। ताउनी मफरूज़े, जिसको हम स्कैफ होल्डिंग हाइपोथेसिस कहते हैं, का मानना है। आपको पता होगा कि स्कैफ होल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। यानी ताउनी मफरूज़े क्या होता है? समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, और अफराद के ज़रिए फ़राहम करदा जिसमें आमोजी से अमल में आसानी होती है। यानी समाजी तामुल होता है या किसी फ़र्द यानी किसी इंसान के ज़रिए जो आमोजी से अमल में हेल्प होता है या इस तरह से सपोर्ट होता है। दूसरा देखिए, कई बार मुख्तलिफ ज़राए यानी विभिन्न स्रोत के तवस्सुस से यकसा महारत की तदरीस। तीसरा बोला, ज़ुबान की आमोजिश के लिए लफ्ज़ियात की आमोजिश ज़रूरी है। चौथा बोल रहा है, कवायदी महारत को फ़रोग़ यानी कवायद यानी व्याकरणिक कौशल को सीखने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए ज़ुबान के आमोजिश में तामुल मुआविन होता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो आपको पता होगा स्कैफ होल्डिंग या ताउनी मफरूज़े, इसका मतलब होता है किसी बच्चे को, किसी बालक को टेम्परेरी सपोर्ट देना, हेल्प करना। हम स्कैफ होल्डिंग कैसे देंगे? या ताउनी मफरूज़े बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग देंगे। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है तो ज़्यादा स्कैफ होल्डिंग देना है, ताउनी मफरूज़े। अगर बच्चा कमज़ोर है, मतलब थोड़ा लेवल अच्छा है, तो कम स्कैफ होल्डिंग देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर इसका पहला का जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। समाजी तामुल व अफराद के ज़रिए यानी किसी इंसान के ज़रिए फ़राहम करदा आमोजी से अमल में आसानी होती है, यानी कुछ सपोर्ट करता है, उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, वो चीज़ सीख लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई मैथ हम बना रहे हैं, मैथ हमें नहीं आता है, तो हमारे घर में जो बड़े हैं या जो जानते हैं उस मैथ को, या जो टीचर है उसको क्या करता है, थोड़ा सपोर्ट दे देता है, आधा मैथ बना के छोड़ देता है या थोड़ा बता देता है। तो ये क्या है? ताउनी मफरूज़े है, स्कैफ होल्डिंग है, इसको हम मचानबंदी भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पर। उस्ताद मुख्तलिफ मौक़े पर आमोज़गारों को, यानी आमोज़गार मतलब अधिगम करता, लर्नर की आमोजिश यानी अधिगम, और कारकर्दगी का मतलब होता है परफॉर्मेंस के नमूने को जमा करता है, और अंदाज़ा क़द्र यानी मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करता है, करने के लिए उन्हें नोट करता है। अंदाज़ा क़द्र की इस अमल को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कि टीचर क्या करता है, अलग अलग विभिन्न स्रोतों से आमोज़गार की जो कितना सीखा बच्चा, कितना परफॉर्मेंस किया, उसको इकट्ठा करता है, जमा करने के बाद उस अंदाज़ा क़द्र की रिपोर्ट तैयार करता है, फिर उन्हें नोट करता है। तो इस तरह के जो अंदाज़ा क़द्र है, इस तरह का जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, जांच है, ये क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो का अंदाज़ा क़द्र, तकमीली अंदाज़ा क़द्र, जामे अंदाज़ा क़द्र, या गैर रस्मी अंदाज़ा क़द्र। ठीक है। तो क्या करता है, मुख्तलिफ मौक़े से आमोज़गार की कारकर्दगी को इकट्ठा करता है, जमा करता है। आपको पता होगा ये क्या होगा? पोर्टफोलियो का अंदाज़ा क़द्र। तकमीली अंदाज़ा क़द्र तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तकमील का मतलब होता है, तकमील वर्ड मुकम्मल से आया, जिसका मतलब होता है हम समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है। गैर रस्मी मतलब औपचारिक। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। पोर्टफोलियो का अंदाज़ा क़द्र हो रहा है। ठीक है। पोर्टफोलियो के हिसाब से ही वो देखता है टीचर कि बच्चा कितना सीखा, क्या क्या उसके परफॉर्मेंस है, क्या क्या उसके कारकर्दगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये क्लास में पढ़ने का कोना यानी रीडिंग कॉर्नर बनाने से मदद मिलती है।
बच्चों को पढ़ने में बैठकर स्कूल काम पूरा करने में, बच्चे को कोने में बैठकर स्कूल काम को पूरा करने में, पहला ऑप्शन बोल रहा है ये। दूसरा बोल रहा है बच्चे आज़ादाना तौर से अपनी दिलचस्पी के मुताबिक यानी अपनी रुचि के अनुसार किताबों का इंतखाब करें, चुनाव करें। उस्ताद बच्चों का काम पूरा करने में पर कोने में बैठा दें। उस्ताद हर बच्चे को 1 घंटे के लिए कोने में बैठा दे, लाजमी करार दे दे। तो अभी तक आप लोग पेडागोजी पढ़ रहे होंगे, CDP या जो भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि रीडिंग कॉर्नर का मतलब क्या होता है। यानी बच्चों को किस में इन चारों ऑप्शन में ज़्यादा बच्चे के अंदर मतलब बच्चों को जो है रचनात्मक तरीके से किया जा रहा है, मतलब छूट दिया जा रहा है। बच्चों को कोने में बैठा देंगे तो बच्चा तो खामोश हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। बच्चे आज़ादाना तौर पर स्वतंत्र रूप से अपनी दिलचस्पी, अपनी रुचि के मुताबिक किताबों का इंतखाब करें, यानी बच्चे को छूट दे दिया आप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फरोग देने के लिए, यानी आमोजगार लर्नर अधिगमकर्ता में पढ़ने यानी पठन कौशल का विकास करने की गर्ज से दर्ज झेल में से यानी निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की जाती है, किसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। मतन पढ़ते हुए इस्तेमाल करें, ये वाला ऑप्शन। मतन को अपने साबिका मालूमात से जोड़े, दूसरा बोल रहा है। महज मतन को कोड डिकोड करने की, तीसरा ऑप्शन। जुबान को टुकड़ों से माने अख्ज़ करने की यानी माने हासिल करने की, क्या होगा। यानी आमोजगारों में हम पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, पढ़ने का विकास हो उसके अंदर, पठन कौशल विकसित हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मतन को अपने साबिका मालूमात से, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतन को अपने साबिका यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ना, साबिका मतलब पूर्व ज्ञान से, है ना, प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर हमें उस मतन को, उस पैराग्राफ को, उस इक्तबास को, अनुच्छेद को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा अगर पहले से कुछ आता है तो उसी हिसाब से वो क्या करेगा, सीख लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। नई तालीमी पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है, यानी किसको सपोर्ट करती है। प्राइमरी दर्जात में, दर्जात मतलब वही क्लास में सबको एक ही ज़ुबान की तालीम दी जाए, यानी एक ही ज़ुबान में, चाहे वो किसी भी देश का मतलब बच्चा हो, सबको एक ही ज़ुबान में देना है। उस्ताद जू लिसानी, जू का मतलब 2 होता है, लिसान का मतलब भाषा होता है, यानी 2 भाषा के इस्तेमाल के लिए बच्चों को हौसला शिकनी करें। या कसीर लिसानियत यानी बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करें। या तलबा को प्राइमरी दर्जात में यानी प्राथमिक कक्षा में मादरी ज़ुबान में तालीम देनी चाहिए। तो नई शिक्षा नीति क्या कहता है कि बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, मादरी ज़ुबान में यानी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे जैसे जाएगा उसके हिसाब से वो क्या जाएगा, यानी फर्स्ट लैंग्वेज हमारा क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए। उस्ताद आमोजगारों की यानी टीचर आमोजगार यानी लर्नर अधिगमकर्ता की तहरीर का मतलब राइटिंग, और तकरीर माने जो बोलता है कि सारी मुश्तरका गलतियों को इकट्ठा करता है। मुश्तरका यानी जो भी वो गलती किया लिखने में और बोलने में, उसको इकट्ठा करता है। बाद में अपनी क्लास में बगैर किसी का नाम लिए हुए सारी गलतियों पर बहस करता है। इस तरह वो क्या करता है, ताउनी तदरीस, माबाद अंदाज़ा कद्र सरगर्मी, गलतियों का तज्जिया यानी एनालिसिस, त्रुटियों का विश्लेषण या फीडबैक। तो बच्चा एक क्लास में मान लीजिए 20 बच्चा है और 20 बच्चे, हर एक बच्चा क्या कर रहा है, कोई ना कोई गलती कर रहा है, उसमें से 10 बच्चा गलती कर दिया। तो टीचर क्या कर रहा है, उन सारी गलतियों को जहन में नोट कर लेता है, मतलब या साइड में नोट कर लेता है, और किसी का नाम लिए बगैर उसी गलती के ऊपर डिस्कस करता है। तो एक तरह से बच्चों को क्या कर रहा है, प्रतिपुष्टि दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। फीडबैक का मतलब पता होगा आपको, हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, ठीक है, जिसको हम बाज रस्सी भी बोलते हैं उर्दू में, बाज रस्सी, ठीक है, बाज रस्सी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, प्रतिपुष्टि या फीडबैक दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन समाज का कार्य का बुनियादी अमल नहीं है। समाजी कार्य यानी समाजीकरण का बुनियादी अमल नहीं है। आस पड़ोस, खानदान, हमजूली या सरकार।
एक तरह से समझ लिए कि इनमें से कौन समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी नहीं है, ठीक है। आस पड़ोस यानी जिसको नेबर बोलते हैं, ये है बिल्कुल। ख़ानदान, ख़ानदान मतलब तो परिवार ही हो गया। और हमजूली यानी साथी, सहपाठी, ये भी है। वो जो नहीं है वो है सरकार, यानी सरकारी, सरकार की बात सेकेंडरी में आती है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों जाघर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चों की नशोनुमा, नशोनुमा मतलब जानते हैं आप लोग, नशोनुमा का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास, नतीजा, यानी बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्कूल में तालीम हासिल करने का, माहौलियात और वारिस का, सिर्फ माहौलियात और सिर्फ वारिस का। तो आपको पता है उर्दू पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी या जिसमें भी हो, केवल या जिसको हम हिंदी में उर्दू में सिर्फ बोलते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सी और डी तो बिल्कुल होगा नहीं। अब ए और बी में देखिए कि इंसान का डेवलपमेंट दो ही चीज़ से होता है। आप लोग CDP में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट को ही तो हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा इसका, तो अगर ए नंबर आप सोच रहे हैं कि ए नंबर आंसर होना चाहिए, तो इसमें क्या बोला, स्कूल में तालीम हासिल नहीं, स्कूल तो एक क्या है, सिर्फ इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। और बी नंबर इसका आंसर होगा। बी नंबर में क्या बोल रहा है कि माहौलियात, माहौलियात मतलब वातावरण, और वारिसियत मतलब होता है एक तरह से हेरिडिटी, समझिए, यानी किस वारिस से पैदा हुआ है, किस से आया है, ठीक है। एक तरह से जेनेटिक्स से रिलेटेड है ये। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का ही प्रोडक्ट क्या कहलाता है, नशो डेवलपमेंट कहलाता है, नशोनुमा कहलाता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ का नंबर आगे पीछे है, इसको मत देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जुबान का इस्तेमाल सिर्फ प्रिंट मवाद पर होता है, जिंदगी के मुख्तलिफ सियाको सबाक में होता है, सिर्फ इम्तिहान में होता है, सिर्फ दरस किताब में। अभी आपको बताए कि सिर्फ वाला जो है नेगेटिव होता है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। एक नंबर में भी सिर्फ है, ये ऐसे कट जाएगा। अब बी नंबर इसका आंसर होगा। जिंदगी के मुख्तलिफ, विभिन्न सियाको सबाक यानी संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में होता है ना, अलग अलग सिचुएशन में हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, इदराक और जुबान की नशोनुमा के मुताल्लिक किसने कहा कि पहले ख्याल आता है फिर जुबान आता है। इदराक माने जानते हैं, इदराक का मतलब कॉग्निटिव होता है, संज्ञानात्मक। और जुबान की नशोनुमा यानी भाषा के विकास से मुताल्लिक यानी संबंधित, ये किसने कहा था कि पहले ख्याल यानी पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो आप लोग अगर CDP पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि पियाजे की ये थ्योरी है। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिया है। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल जिसको हम मकरून बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, जिसको हम मुजर्रद बोलते हैं ना। तो हमेशा बच्चे का सोच मकरून से मुजर्रद जाता है, यानी मूर्त से अमूर्त जाता है ना। तो इसमें किसने कहा था कि पहले विचार आता है, ख्याल आता है, तो ये पियाजे ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और पियाजे ने एक चीज और कहा था कि पहले बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे का, यानी पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लैंग्वेज आती है। लेकिन इसका उल्टा कहता है वाइगोत्स्की कि पहले लैंग्वेज आता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। सिर्फ ये कहा था कि किसने कहा था, ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। दुआ अपनी क्लास में, दुआ नाम की कोई लड़की अपनी क्लास को 4-4 ग्रुप में बांटकर ग्रुप के हर तालिब इल्म को, यानी हर तालिब इल्म को किरदार की तफवीज़ करती है, असाइनमेंट देती है और उन्हें ग्रुप में एक किसी मौजू पर तामुल इंटरेक्शन करने के लिए कहती है। फिर वो हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने किरदार को अदा करने के लिए कहती है। इस सरगर्मी की, इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे। यानी दुआ नाम से अपनी कोई क्लास टीचर है, वो 4-4 का एक ग्रुप बना दिया, बांट दिया ग्रुप में तालिब इल्म को, है ना। और उसको एक कोई काम दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, और उस पर क्या करता है, उन्हें ग्रुप में एक मौजू दे देता है, कोई टॉपिक देता है, विषय दे देता है, बोलता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कीजिए। फिर हर एक ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार को बताना है, अपने कैरेक्टर, वो जो दिया है उसको कैरेक्टर करके दिखाना है, एक तरह से समझिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम रोल प्ले कहते हैं, भूमिका निर्वाह कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा नज़रिया पेश किया? इखलाकी नशोनुमा का नज़रिया, नज़रिया मतलब सिद्धांत, ठीक है, इदराकी नशोनुमा का नज़रिया, समाजी सकाफती नशोनुमा का नज़रिया, या कुर्ब नशोनुमा का इलाका। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा नज़रिया पेश किया था, यानी कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग आप सुने होंगे कि 3 लेवल दिया था और 6 स्टेज दिया था, ठीक है, जिसमें पहला दिया था, पहले लेवल में उन्होंने कहा था कि मॉरलिटी बच्चे का 0 होता है, दूसरे लेवल में कहा था कि मॉरलिटी सोसाइटी पर डिपेंड होता है, तीसरे में कहा था कि बच्चे की मॉरलिटी सेल्फ पर डिपेंड होता है। पहले स्टेज में पहले लेवल में 2 स्टेज था, आपको पता होगा कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा होता है म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग, जिसमें नैतिक विकास, सही गलत लेने की फैसला। तो कौन सा नज़रिया पेश किया था? आपको हर एक का अगर मीनिंग बताएं ना तो आप समझ जाएंगे। इखलाकी का मतलब ही होता है नैतिक, ठीक है, इदराकी का मतलब होता है कॉग्निटिव, समाजी का मतलब होता है वही समाज और संस्कृति, सकाफत मतलब संस्कृति या कल्चर, और कुर्ब नशोनुमा का, इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में ZPD बोलते हैं, कुर्ब नशोनुमा का इलाका, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो किसने कौन सा दिया था? आप आइडिया लगा लिए होंगे कि ये इखलाकी नशोनुमा का दिया था, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इसका A नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा को तवज्जो मबदूल करता है और हकीकी ज़िंदगी, वास्तविक जीवन जैसे हालात से मिसाल देता है, और उन्हें ग्रुप में फिर बहस करने के लिए कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। इसे क्या कहेंगे? कि 7वीं जमात का एक उस्ताद है, टीचर है, पढ़े गए मतन को, पैराग्राफ की कवायदी मश्क की तरफ अपनी तलबा का तवज्जो मबजूल करता है, मैंने उसको ध्यान केंद्रित करता है, और हकीकी जैसे हालात यानी रियल लाइफ से उसको मिसाल देता है। तो ये क्या कहेंगे आप? सियाक में कवायद, मतन में कवायद, आमोज़गारों के साथ कवायद, या तर्जुमा में कवायद? तो ये उसी मतलब जो चीज़ पढ़ा है उसी से रिलेटेड उसको क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो वर्ड आया है, कोई पैराग्राफ पढ़ा दिया मान लीजिए, ठीक है, इस पैराग्राफ में जो पॉइंट इसको लगा कि ये ग्रामर का है, तो बच्चे को इसी पैराग्राफ के अंदर बता दिया कि ये देखिए इसम है, ये ज़मीर है, ये सिफत है, उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा दिया, सियाक में पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर सियाक में कवायद होगा। और एक चीज़ याद रखिए, उर्दू पेडागोजी में सियाक जहाँ रहता है ना, वो ज़्यादा ऑप्शन मुनासिब होता है। मैंने एक कह सकते हैं कि 90% चांस होता है कि सियाक वाला ऑप्शन होता है, मतलब सही 90%, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% होगा, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। तो A नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है, सियाक में कवायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुआलजाती तालीम, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं ना, उपचारात्मक शिक्षण का कामयाबी मुनहसर करती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण कब कामयाब होगा? उपचारात्मक शिक्षण, मुआलजाती तालीम, जिसको हम इस्लाही तदरीस भी बोलते हैं उर्दू में, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, सीख नहीं पा रहा, तो एक टीचर का क्या काम होता है? पहले उस कारण को जाने कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या कमी है, या मेरे टीचिंग में कमी है, मेरे तदरीस में कमी है, या बच्चे में कमी है, या क्या कमी है। तो उसी हिसाब से टीचर क्या करता है, पहले उसको जानता है। तो उस कारण को जानना हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं तशखीसी जाँच, ठीक है। और जब उस कारण को जान लिए तो हम उसको फिर क्या करेंगे, सुधार करके अपनी टीचिंग में, और बच्चे को भी बोलेंगे, बच्चे के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। तो पहले हम कारण को पता करते हैं, तब फिर क्या करते हैं, उसकी तालीम देते हैं। तो जब तक हमें कारण पता नहीं होगा तो हम उसका तालीम दे ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले पहला बोला तदरीस आमोजिस के औकात, यानी टाइम पर, कवायद के उसूलों पर, तशखीसी जाँच और मवाद पर, या क्या होगा आमोजिश में पिछड़ेपन की वजूहात या कारण को जानने पर, कि आमोजिश में जो पिछड़ गया है बच्चा, बिछड़ गया है, तो इसका क्या कारण है इस पर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आमोजिश के वजूहात और कारण और क्या रीजंस हैं उसको जानेंगे। जब हम इस कारण को जान लेंगे तो उसको क्या करेंगे, मुआलजाती तालीम हमारा कामयाब रहेगा। अगर हम कारण को ही नहीं जानेंगे तो मुआलजाती तालीम या रेमेडियल टीचिंग हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, देखिए, ठीक है। सवाल, उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक्तबास देता है ना, कोई इक्तबास, कोई पैराग्राफ दे देता है बच्चे को, और इक्तबास का हर एक 7वें लफ्ज़ों को छोड़ देता है।
और तलबा से सवाल और जवाब में उस खाली जगह को पूर्ण करने के लिए कहता है। और इस अंदाज़ा कद्र को, इस मूल्यांकन को, इस सरगर्मी को क्या कहा जाएगा? टीचर 300 शब्द का क्या किया, एक कोई पैराग्राफ दे दिया, उसको दे दिया और क्या कर रहा है, हर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह से 7वें लाइन में क्या करता है, वो खाली जगह छोड़ देता है। फिर 8वें लाइन से चालू करता है, फिर 7 लाइन जाता है, फिर खाली छोड़ देता है। तो इसको क्या कहेंगे? खाली जगह को भरना, क्लोज टेस्ट कहेंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकेबुलरी की जांच करेंगे, यानी शब्दकोश की जांच, कवायद लिखने की जांच। तो यही क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आता है। आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, हर 7वें लाइन में क्लोज में क्या कर रहा है, उसको टेस्ट ले रहा है। 7 लाइन पढ़े, फिर यहाँ टेस्ट टाइप का एक दे दिया खाली जगह, फिर 7 लाइन पढ़े, फिर एक टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, इसको कहा जाएगा क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्या कहा जाएगा? क्लोज टेस्ट कहा जाएगा। चलिए, आज का जो भी क्वेश्चन था इसको हमने डिस्कस कर लिया। हो सकता है कि मुझसे मैं तो पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझाएं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। और वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, क्योंकि चंद दिन की ही बात है। 28 तारीख से एग्ज़ाम चालू हो रहा है।